दोस्तों, क्या तीन बार के विधायक बाबा सिद्दीकी को निपटाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट छह बार के सांसद पप्पू यादव हैं। और पप्पू यादव पर मौत का ये जो थ्रेट है कितना सीरियस है। और क्या लॉरेंस के शूटर बिहार पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं टारगेट इन शूटर्स की जद में है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे मामले में, इस पूरे थ्रेट के खेल में पप्पू यादव, बिहार के एक टॉप पॉलिटिशियन, इनकी जान कैसे बचाई जा सकती, कैसे पप्पू यादव की जान बच सकती है, देश के एक सबसे खतरनाक गैंगस्टर से कैसे जान बच सकती है। आज सुपर एक्सपर्ट्स के साथ, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ बहुत से सवालों का मैं जवाब देने जा रहा हूं, भीतर तक जवाब। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस से करने में भी आसानी होगी। और एक और बड़ा सवाल, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह एक के बाद एक सेंसेशनल, सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिया है, क्या उसने मुंबई पर कब्जा जमा लिया, देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा जमा लिया है। और आज दाऊद इब्राहिम गैंग से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर खतरनाक है डी कंपनी से, तो कितना खतरनाक है। और क्या यह बात सच है कि लॉरेंस बिश्नोई के एक फोन पर साबरमती सेंट्रल जेल अहमदाबाद में कैद लॉरेंस बिश्नोई के एक फोन कॉल पर क्या मुंबई में 100 करोड़ तक की उगाही हो सकती है। एक फोन कॉल पर 100 करोड़। किसी भी खरबपति को फोन करके एक फोन पे ही 100 करोड़ खींच सकता है। देखिए, ये तो देने वाले की औकात पे है। वो भी ऐसे ही लोगों से पैसा मांगेंगे जो दे सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कई खुलासे सुनेंगे, खासकर लॉरेंस बिश्नोई के जो ऑपरेशन है, उसका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कितने शूटर हैं, जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और इस गैंग पर पिछले कई समय से एक शख्स काम कर रहा है। उस शख्स का नाम है राजेश पांडे, आईपीएस ऑफिसर, जिनको आपने अभी सुना। राजेश पांडे आपको आज कई ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं जो आपने नहीं सुनेगी। और राजेश पांडे के बारे में मैं एक बात बता दूं, इन्होंने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को खड़ा किया, एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को खड़ा किया, इन्होंने कितने गैंगस्टर्स, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, श्री प्रकाश शुक्ला, बिहार के कई गैंग, कितने गैंगस्टर इस ऑफिसर ने मौत के घाट उतार दिए, सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मेरा हलक भी सूख गया था। तो आज राजेश पांडे कई खुलासे करने जा रहे हैं और उसमें हमारा फोकस रहेगा कि क्या वाकई बहुत गंभीर थ्रेट परसेप्शन है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव अब कैसे बच सकते हैं, क्या एहतियात बरतने होंगे। सलमान खान को लेकर अगला वार क्या करने जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जो गैंग है, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलता है, अगर हम राजेश पांडे आईपीएस ऑफिसर की माने, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करने वाला ये जो गैंग है, इसके पीछे असली ताकत कौन है। आज बिल्कुल भी आपका समय नहीं लूंगा और इस वीडियो को प्लीज आप आखिर तक सुनिएगा। एक से बढ़कर एक खुलासे हैं। राजेश पांडे को सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि ये जो खतरनाक गैंगस्टर है ये आगे क्या करने जा रहा है। राजेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और मैं बहुत अब आपका आभार व्यक्त करता हूं अपने दोस्तों की तरफ से कि आप अल्टीमेटली आए। 35 साल से ज्यादा का आपका करियर है और मुझे लगता है कि राजेश पांडे ने ना सिर्फ बिहार के माफिया से आप टकराए, उत्तर प्रदेश के माफिया से आप टकराए, श्री प्रकाश शुक्ला को आपने एनकाउंटर किया, दाऊद इब्राहिम के कई शूटर्स को आपने एनकाउंटर में मार गिराया, छोटा राजन के लोगों को पकड़ा, बबलू श्रीवास्तव पे काम किया है, टेररिस्ट पर काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है पांडे जी कि आज की तारीख में अगर अंडरवर्ल्ड को कोई गहराई से समझता है तो उस शख्स का नाम राजेश पांडे आईपीएस ऑफिसर है। शायद आपने, जो मेरी जानकारी है, तकरीबन 60 के आसपास एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश में, आपने रिकॉर्ड बनाया, 60 एनकाउंटर आपने किए अब तक। अब आपने पूछ ही लिया है या आपने टोक दिया है या आपने एक संख्या दी है 60 के आसपास, तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। वैसे मैंने कभी सार्वजनिक रूप से ये कहा नहीं, बहुत ही लो लाइन रहता हूं मैं। करीब 90 के आसपास एनकाउंटर ऐसे हैं जो लिखा पढ़ी में।
90 के आसपास। 90? और ये रिकॉर्ड, यानी 10 हाँ, एनकाउंटर और तो 100 सेंचुरी। जी जी जी, ओ माय 90 के गॉड, आसपास 90 शुरुआत से लेके एनकाउंटर, और 90 गैंगस्टर्स को, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इस तरह के खौफनाक गैंगस्टर गोलियों से छाती छलनी कर दी राजेश पांडे ने, मौत के घाट उतार दिया। चलिए थोड़ा सा हलक सूत्रा, पानी हल्का पी लूं मैं जरा। दीपक भाई, इसमें ये भी तो देखिए कि मैं एसटीएफ और एटीएस का फाउंडर मेंबर तो था ही, लेकिन करीब 5 साल में एसटीएफ में रहा और 4.5 साल एटीएस में रहा। अपनी सर्विस का जो क्रीम पीरियड जिसे कहते हैं, जिसे करीब 10 साल के जी, आसपास, वो मैं इन दोनों में रहा, इनको बना के खड़ा किया। मेरा जी सवाल ये है कि पप्पू यादव 6 बार के सांसद, 6 बार के सांसद हैं और एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने जिस तरह से चिट्ठी लिखी अमित शाह को और सिक्योरिटी मांगी कि भाई हमको Z+ सिक्योरिटी दे दीजिए, क्योंकि लॉरेंस का थ्रेट है, और हमने वो फोन भी सुना, फोन कॉल सुनी जहां पर पप्पू यादव को सीधे थ्रेट आई है। ये जो थ्रेट है, ये जो धमकी है लॉरेंस बिश्नोई की, ये धमकी, ये थ्रेट कितनी सीरियस है? दीपक भाई, पहली बात तो ये है कि इसको हल्के में लेने की कतई जरूरत नहीं है। इसको कोई हल्के में हल्के में? ना, कतई हल्के में मत लीजिए इसे। ना आप लीजिए, ना प्रशासन ले, या जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो लें, और ना इसको माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी इसको हल्के में लें। बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की पांडे जी, आप तारीख में डरा रहे हैं, लॉरेंस, हमको डरा रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? मतलब आप मैं डराना चाह किसी रहे को हैं या आप डराने सच्चाई नहीं, बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए, इसका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये एक बिल्कुल मतलब नहीं 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 नहीं, कॉर्पोरेट गैंग आपने की कहा तरह। कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, जो थ्रेट है, जिसकी रिकॉर्डिंग है, इसको हल्के में ना लिया जाए, ये आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूँ, और मेरा जो 34-35 साल का कैरियर है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए, ये जो नया कल्ट आया है, जैसे डी कंपनी थी, तो डी कंपनी में जो लड़के हायर किए जाते थे बिहार से, मध्य प्रदेश से और यहाँ से, वो अपना असलहा यहीं से, वो लोकल मुंगेर की पिस्टल लगभग सारे बड़े क्राइम में मुंबई अंडरवर्ल्ड ने इस्तेमाल की थी। तो वो इस तरह के लोग थे। लेकिन आप इसमें देखिए, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट है कि जैसे विंडोज खुली हुई हैं, ये काम करना है तो कौन रैकी करेगा, कौन फर्स्ट लेयर में रहेगा, कौन सेकंड लेयर में रहेगा, असलहा लेके कौन जाएगा, कौन सा असलहा दिया जाएगा, जिस आदमी को लिया जा रहा है उसकी एज कितनी है, उसका कोई क्रिमिनल इतिहास है कि नहीं है। आप देखिए, पुराने सारे मर्डर्स जितने दाऊद के हैं, या अलग होने के बाद राजन के हैं, या बबलू के इंडिपेंडेंटली हैं, जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है, मुंबई के समुद्र है अंडरवर्ल्ड का मुंबई तो। जी लेकिन वहां भी जो लोकल नोन बदमाश थे, या लोकल नोन उनके गुर्गे थे, और सैकड़ों उसमें से मारे गए, 95 से लेके और 2000 के बीच में कम से कम 250 गैंगस्टर्स मुंबई अंडरवर्ल्ड में पुलिस ने मारे, और फिर कुछ आपस में इन लोगों ने मारे। तो लेकिन ये वही उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, और ये बिल्कुल नया नया, जैसे कहते हैं ना कि एक नया कॉर्पोरेट टर्म उसके लिए मतलब इस्तेमाल किया कॉर्पोरेट जाता है। गैंग है, कॉर्पोरेट गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट की तरह। मतलब आपका कहना जी है कि अगर किसी शूटर को हायर किया जा रहा है तो उसमें कई लेयर्स हैं। यानी लॉरेंस जी बिश्नोई अपने भाई अनमोल बिश्नोई से कहेगा, फिर कनाडा से किसी आदमी को दिल्ली में संपर्क किया जाएगा, फिर बी आदमी सी को कहेगा, सी किसी डी को हायर करेगा, A B C D, कई लेयर्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं इस गैंग में। इसलिए मैं बिल्कुल यही पप्पू कह रहा हूँ। यादव को बहुत सीरियस लेना चाहिए, इस थ्रेट को, सरकार को भी। सबको देखिए, पप्पू यादव जी 6 बार के चुने हुए सांसद हैं। आप समझिए कि 20 लाख 25 लाख, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, राजनीति का बहुत अंदाजा नहीं है, जितने भी मतदाता उनके पूर्णिया से, जहां से वो सांसद हैं, अगर 20 लाख आदमी या 15 लाख आदमी किसी व्यक्ति को लगातार 6 बार, एक आध बार बीच में अगर छोड़ दें, जी, लगातार 6 बार चुन के सांसद संसद में भेज रहा हो, तो कुछ तो होगा उन्होंने उनके अंदर, उनकी पब्लिक से उनका जो कनेक्ट है वो तो जरूर अच्छा है, तभी तो बार बार वो चुन के भेजे जा रहे हैं। तो इसलिए इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो। पप्पू यादव जी से मैं तो, बल्कि आपके माध्यम से, अब मैं राय तो नहीं दे सकता उनको, लेकिन जिस हिसाब से प्रिकॉशन की बात होती है, जो पुरानी जो इंसिडेंट हैं,
बड़े जो मर्डर्स हुए हैं, पप्पू जी को कुछ दिनों के लिए, एक तो अपनी सुरक्षा स्वयं उनको करनी हो, कुछ दिनों के लिए किसी प्रीसेट प्रोग्राम, जहां पहले से कि भाई फला जगह 7 बजे इस इनॉग्रेशन में जाना है, या फला जगह रात में 9 बजे फला दावत में जाना है, तो जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है कुछ दिनों के लिए उसमें जाएं तो अवॉइड अपने करें। सुरक्षा के साथ उसको अवॉइड करें। देखिए आप इसको हल्के में नहीं नहीं ले नहीं, सकते। पांडे जी आप सीधे सीधे जी। बताइए कि थ्रेट इतना ज्यादा है, मतलब जो मैं समझ रहा हूं कि लॉरेंस दाऊद जैसा खतरनाक गैंगस्टर है, अगर वो धमकी दे रहा है उस धमकी को हल्के में मत नहीं लेना चाहिए। पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उनको एहतियात बरतनी चाहिए। किसी भी पूर्व जी। निर्धारित कार्यक्रम में, यानी किसी का बर्थडे है और 7 बजे पहुंचना है, कार्ड पे नाम छप चुका है तो वहां ना जाएं। कोई रैली है सुबह करनी है 8 बजे किसी जगह पर, किसी शहर में, वहां ना जाएं। यानी जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है उसको अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए। हाँ पहले से देखिए बिल्कुल अवॉइड करें। और ऐसा तो देखिए जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसा घर के भीतर भी नहीं रह सकते हमेशा के लिए, जाना तो उन्हें पड़ेगा, लेकिन अच्छा चलिए, वहां की एक मिनट, एक और इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मतलब अगर वो पूर्णिया में है या पटना में है या किशनगंज में है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पटना तक जा सकता है, पूर्णिया तक जा सकता है, बिहार के रिमोट एरिया में जाके पप्पू यादव का पीछा कर सकता है? क्या ये कैपेसिटी है बिश्नोई के पास, बिल्कुल उसके कैपेसिटी गैंग? है। देखिए आज आज की तारीख में जो आप भी अखबार से संबंधित हैं, आप भी मीडिया से जी, संबंधित हैं, ये कहा जा रहा है कि करीब करीब उसके पास 1000 के आसपास शूटर्स हैं, कितने? और पूरे देश में 1000 के आसपास, 700 से 1000 के बीच 1000 में के जो आसपास शूटर हैं। भाई आप ये देखिए ना, यहाँ भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, पंजाब में भी, आप जहां जहां आंख दौड़ाएंगे, जहां इस तरह की हत्याएं हुई हैं, तो इतने शूटर्स हैं। और मैंने बताया कि बहुत ही कैलकुलेटेड। अब जो आदमी 10 साल से जेल में हो, तन्हाई में हो, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। किससे कहाँ कांटेक्ट करता होगा, कौन कहाँ से कहाँ उसको ले आता होगा, किसको ये काम देना है, किसको रैकी करना है, किसको असलाह देना है, कहाँ असलाह देना है। तो इसका कोई सेट नहीं, ऐसा वो नहीं है कि आप आप। पांडे जी अगर आप ये कह रहे हैं राजेश जी। भाई कि लॉरेंस बिश्नोई की रीच कनाडा से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर पंजाब तक, कहीं भी किसी भी गांव में उसकी बंदूक की नोक से कोई छुप नहीं सकता उसके गैंग से। तो क्या पप्पू यादव साहब समझ नहीं पाए लॉरेंस बिश्नोई को? जैसे उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट पे उसने लिखा है कि कानून अनुमति दे, पप्पू यादव अपने ट्वीट पे लिखते हैं कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। 2 टके के अपराधी को। क्या ये गलती कर गए? क्या उनको, पप्पू यादव जी को पता नहीं था, उनको इल्म नहीं था कि ये इतना खतरनाक है, या लॉरेंस की वजह से समझ रहे थे कि कोई छोटा मोटा आदमी है? हमें यही लगता है। देखिए मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि वो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 6 6 बार के सांसद हैं। हो सकता है स्थानीय कोई किसी मजबूरी की वजह से, कोई राजनीतिक मजबूरी की वजह से, या कोई राजनीतिक कारण से वो उनके समझने में हो सकता है, या उन्हें बताने वालों ने सही न बताया हो। इस तरह की बात उन्होंने, सामान्य रूप से लोग अवॉइड करते हैं, किसी ने ऐसी बात नहीं कही। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनको पूरी बात या लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। खुल के तो कोई नहीं कहता है, जज्बा सबके अंदर है। भाई वो अपराधी है, अंडरवर्ल्ड का इस समय जिसको कहते हैं सरगना है। 20 साल से मुंबई अंडरवर्ल्ड खाली था। अचानक उसने बाबा सिद्दीकी को की हत्या करके, और उस अंडरवर्ल्ड को जहां से हफ्ता वसूला जाता है, एक्सटॉर्शन वसूला जाता है, कट्स लिए जाते हैं, बिल्डर परेशान होते हैं, सिनेमा पूरा बॉलीवुड इससे परेशान रहता है। जो फिल्म चल गई उसका पैसा उनके यहाँ पहुंचना चाहिए। ये सब खत्म हो गया था, लेकिन अचानक उसने इसको टेक ओवर कर लिया। अचानक जी, टेक ओवर कर दिया, तो हो आप सकता क्या है ये मानते हैं, पूरी क्योंकि जानकारी। आप, पांडे जी आप 35 साल से, 35 36 साल एक ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा पीरियड होता है। 35 36 साल से आप, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, उनके शूटर्स को आपने अरेस्ट किया, कुछ का एनकाउंटर कर दिया, छोटा राजन हो, श्री प्रकाश शुक्ला जैसा खतरनाक उत्तर प्रदेश का डॉन जिसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को चैलेंज कर दिया था, आपने उसको भी मौत के घाट उतारा।
नोएडा में एनकाउंटर हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला का, फिल्म भी बनी उस पर। आपने बिहार के कई गैंगस्टर, उनको जो है उनका भी एनकाउंटर किया, बहुतों से आपने इंटरोगेशन किया, लंबे लंबे इंटरोगेशन आपने किए, पूछताछ की। तो क्या आपको लगता है कि लॉरेंस आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या बिहार के कुछ गैंग, इन सबसे ज्यादा फायर पावर है, सबसे ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान में? इससे खतरनाक आज की तारीख में कोई गैंगस्टर नहीं, कोई माफिया नहीं? देखिए, जिस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जो कहा जाता है कि ये हत्याएं उसने कराई हैं। भाई, ऐसा है कि जो आज ये ऑडियो चल रहा है, मैंने भी सुना अभी दोपहर में जी, कि जी हाँ। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से जिस जो कोई, अगर ये सही है, देखिए तमाम तो यहाँ बहती गंगा में हाथ धोने वाले भी हैं। अगर ये सही है और एजेंसीज हैं, पता कर लेंगी ये फोन कहाँ से आया था, किसने किया था। अगर ये सही है तो इस ये थ्रेट भी बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि देखिए दाऊद के या छोटा राजन के जब 90 के दशक में न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी, न सीसीटीवी था, ये सब कुछ नहीं था। उस समय की मोडस ऑपरेंडी और आज तो आप अगर किसी इंटरनेट सिस्टम से कोई कॉलिंग करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। पता नहीं जेल से वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, और 1 मिनट के भीतर उसे अपनी, अब पहले तो ये था किसी से बात करनी है तो पीसीओ पे बुलवाइए तब उससे बात करिए। अब तो हर एक के पास मोबाइल फोन है। पूना में बैठा हुआ कोई आदमी या गुजरात में साबरमती जेल के भीतर बैठा हुआ कोई आदमी केरल में किसी से 1 मिनट में अपनी बात पहुंचा सकता है और उसको एक्टिवेट कर सकता है। वेस्ट बंगाल में कर सकता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार में कर सकता है। अब कहाँ समय लगना है? देखिए, सिचुएशन भी बहुत बदली है और तरीका भी बहुत बदला है, और स्मार्टनेस जो इनकी होती है अंडरवर्ल्ड की, पहले भी ये इस तरह की स्मार्टनेस करते थे, लेकिन उनके पास संसाधन उतने नहीं थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इस अपराधी ने, लॉरेंस बिश्नोई ने, इसने, जैसे वो कहते हैं ना, कॉर्पोरेट टाइप का एक सिस्टम निकाला है किसी को टारगेट करने का और फाइनली उसको फिनिश करने का। ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। और इस जिस तरह से ये हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत दिन तक ये चलने वाली बातें नहीं है जी, कि आप किसी को राजेश जी, टारगेट कर लीजिए जी जी। राजेश जी, आप ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड के अंदर धसे हुए थे, घुसे हुए थे, और डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई तक आप पीछा कर रहे हैं इन गैंगस्टर्स का। आप सिक्योरिटी में भी रहे और आपने कई वीवीआईपीस के प्रोटेक्शन को देखा है, जिसमें मुख्यमंत्री और कई बड़े वीवीआईपी, मैं नाम नहीं लेना जी, चाहता जी, हूँ। तो जी, जी। आपको खतरा, जो थ्रेट परसेप्शन कहते हैं, भाई इस आदमी को कितना खतरा है, चीफ मिनिस्टर को कितना खतरा है, प्राइम मिनिस्टर को कितना खतरा है, या ये शाहरुख खान को कितना खतरा है, या सलमान खान को कितना खतरा है, इसका आपके पास एक मैकेनिज्म है। आप उस थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हैं, उस हिसाब से आप सिक्योरिटी देते हैं, उसको घर की सिक्योरिटी देते हैं, ऑफिस में सिक्योरिटी देते हैं, उसके साथ जो लोग चलेंगे उनको सिक्योरिटी देते हैं। क्या आपको लगता है कि सलमान खान या बॉलीवुड के एक दो और लोग जो सलमान खान के मित्र हैं, जो निशाने पर लॉरेंस पर है, क्या सलमान खान और उनके जो साथी हैं वाकई बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, सीरियस है? देखिए, सलमान को तो जैसा मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की बात वो लोग जानेंगे कि उन्हें पर्याप्त, उसके घर पे भी जो गार्ड होती वो भी दी गई है, उनके साथ चलने के लिए जो गनर्स होते हैं वो भी दिए गए हैं। वो उस हिसाब से उनको, जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके तुरंत बाद अखबारों में, टीवी में यही आया कि सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि घर पे पहले फायरिंग भी हो चुकी थी। आते जाते समय उनके साथ बॉडीगार्ड्स हैं, आते जाते समय उनको सुरक्षा, रास्ते में सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। तो उनका भी थ्रेट परसेप्शन हाई है, उनको भी ज्यादा खतरा है। जो जो वर्तमान हालात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद, जो उत्तर प्रदेश के कई बार विधायक रहे, बाहुबली थे, सरगना थे, पुलिस कस्टडी में जो मारा गया, वो उस वक़्त अतीक अहमद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तमाम मीडिया के कैमरे लगे थे, और तब शूटर आते हैं और वहीं पर गोली चला देते हैं, लाइव मर्डर हो जाता है, हिंदुस्तान ने देखा। क्या उसकी प्लानिंग के पीछे आपको कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की छाप दिखती है? आपको शक होता है कि इसमें भी दिमाग इस लॉरेंस बिश्नोई का है? देखिए, वैसे तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है, और मैंने बताया कि इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ तक पहुंचे,
कौन इसके पीछे हो सकता है, कहाँ से असलहा है, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताएंगी। हम गेस कर सकते हैं। देखिए तीनों, मैं जीवा की बात कर रहा हूँ, मैं अतीक अशरफ की बात कर रहा हूँ, मैं बाबा सिद्दीकी की अतीक बात, अहमद और अशरफ, अशरफ, अतीक अशरफ दोनों की मैं कहता रहा हूँ अतीक कि उसके अहमद साथ और उस समय उसका भाई अशरफ। उसके भाई, देखिए उस समय अगर आपने देखा होगा जब ये लाइव मर्डर हो रहा था, जी, उसमें कम से कम 40 पुलिस वाले थे, पुलिस की गाड़ियां थी, हथकड़ी लगी हुई थी, प्रेस खड़ी हुई थी, ठीक है। इतनी सिक्योरिटी के बीच में, प्रेस के कैमरों के सामने, प्रेस का बन के और घुस के उसे मार देना, नंबर 1। दूसरा, संजीव जीवा को इतने वकीलों के बीच में, इतनी सिक्योरिटी के बीच में, वकील की ड्रेस पहने पहुंच के और उसे मार देना, ठीक है। और असलहों की आप उसकी क्वालिटी देखिए, ये कट्टे वाले वेपन्स की। बदमाश नहीं है। आप वेपन्स की क्वालिटी देखिएगी, जिगाना कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ग्लॉक कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और दूसरी जो तमाम ये जो जो लोकल जिगाना पिस्टल है, ये क्या आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पुलिस इस्तेमाल करते हैं? ये पुलिस के पास भी नहीं है जिगाना पिस्टल, क्या महंगी पिस्टल है, 2-2.5 लाख रुपए की बहुत मिल महंगी जाती है पिस्टल, नहीं नहीं, ये 6-7 लाख की मिलती है, प्रोहिबिटेड बोर जिगाना की है। पिस्टल? पुलिस, हाँ पुलिस के पास है नहीं, टर्किश मेड है, अच्छी मार करने वाली पिस्टल है, ऐसा बताया जाता नहीं है। तो मैंने भी एक चीज बताइए, जिगाना एक पिस्टल के मतलब मैं बारे तो में कभी सुना लेमैन नहीं। हूँ कि जिगाना पिस्टल मतलब जो टॉप गैंगस्टर्स हैं या लॉरेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या उससे निशाना बढ़िया लगता है, पिस्तौल हल्की है, उसकी खासियत क्या है जिगाना पिस्तौल की? देखिए पिस्टल्स की जो मार की बात होती है कि उसमें फायर करने के बाद वो कितना झटका देती है, कहते हैं ना, कितना वो उसका जो एंगल है वो अच्छा, कितना ऊपर नीचे जाता है, इससे उसकी मार को, जैसे AK-47 क्यों इतनी इस्तेमाल होती है, क्योंकि उसका जो पीछे आने वाला जो धक्का है, जो प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इस तरह से वो डिजाइन है। जिगाना के बारे में भी यही कहा जाता है कि नौसिखिया आदमी को भी आप दे देंगे तो एक बार एम करेगा तो गोली वही लगेगी, बहुत ज्यादा उसमें डेविएशन नहीं होता फायर के समय में। बाकी किसी नॉर्मल पिस्टल में, जैसे जो कट्टे वाले बदमाश हैं, वो जब तक प्रैक्टिस न करें, वो मुंगेर वाली पिस्टल से वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। क्यों? चलते चलते मतलब झटका मार के मतलब वो निशाना उसमें, उधर चला जाए, गोली हाँ छितर जाएगी। हाँ हाँ, डेविएशन बहुत है उसमें फायर के समय समझ में। गया। आप ये तो कह ये रहे हैं, ये एक 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 मिनट छोटी सी राजेश भाई, चीज है। एक मिनट, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं दोस्तों के लिए आसानी हो जाए। आपका कहना है जिगाना पिस्टल टर्की की पिस्टल है, पुलिस के पास नहीं है, हम्म, सबसे महंगी पिस्तौल है, हम्म, स्मगलिंग होके आती है, और इसकी खासियत हम्म, ये है कि अगर हम कोई 9mm की कोई और पिस्तौल लें तो जब हम ट्रिगर घोड़ा दबाते हैं तो झटका लगता है, झटके से हमारा निशाना हाँ, थोड़ा सा बिखर जाता है। लेकिन जिगाना हम्म, में इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि झटका नहीं लगता है, मतलब फायर किया ऐसे तो ये कम हाथ ऐसे झटका, नहीं जाएगा, ये आप झटका कह तो रहे हैं? लगेगा। हाँ झटका तो लगेगा, मतलब लेकिन मक्खन की बाकी तरह सब चलती तरीका है, से जो कम। गैंगस्टर कहते हैं मक्खन हाँ की तरह बहुत, चलती है। यही बात है, इसी की वजह से तो वो ये इस्तेमाल इसका तो ये करते ये हैं। पांडे जी मक्खन आ कहां से रहा है जिगाना का? अब देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वहां तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे वो इन तीनों चारों में से, भाई सिद्धू मूसेवाला में भी क्या अभी तक ये आ गया कि इसे लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है? कहाँ आया? ये तो हमारी आपकी दिमाग की उपज है, हम लोग, और उसके लोगों ने कह दिया। बाबा सिद्दीकी में किसने कहा? वो एक सोशल मीडिया पोस्ट आई, उन्होंने कहा साहब हम लॉरेंस बिश्नोई के हैं और ऐसा हुआ है, उसके भाई को अरेस्ट भी कर लिया गया, सब हुआ। तो अभी ये इन तीनों चारों केसेस में कहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कहाँ बता दिया कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने किया है? कहाँ पहुंचे वो लोग वहां? ये आपका भी केस है, हमारा भी केस है। ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि चूंकि मोडस ऑपरेंडी एक जैसी है, कहा कह के उसको या धमका के या पहले बता के तब ये हत्याएं हुई हैं, तो ये माना जाता है कि इस मोडस ऑपरेंडी का इस समय जो चलन है, ये उसी गैंगस्टर के पास है, लॉरेंस बिश्नोई के पास जी, एक चीज आपने और कही पांडे जी, आपने कहा कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ गैंग के पास बिहार में लड़के शूटर होते थे, आजमगढ़ से अबू सलेम गया और वहां जाके उसने किसी गुलशन अरोड़ा की हत्या कर दी, या फिर कुछ और गैंग बनारस से जो है गैंगस्टर चले गए, उन्होंने वहां जाके गोली चला दी, किसी ने अहमदाबाद में गोली चला दी, किसी ने। तो आप कह रहे हैं कि दाऊद के पास 100-150 शूटर हुआ करते थे, 100-150, कुछ देखिए बॉम्बे में हैं, दाऊद, कुछ यहाँ, और आप कह रहे हैं कि इसके पास हजार हैं, देखिए ऐसा है ना कि 1000 शूटर्स।
मतलब ऐसा है इट इज दीपक ऑपरेटिंग भाई। लाइक अ प्राइवेट कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी की तरह तो काम कर रही है। 1000 शूटर, इसका मतलब दीपक भाई, आप किसी के पास कोई रोल पे नहीं है कि साहब हम 500 लोगों को तनख्वाह देते हैं या 150 लोगों को तनख्वाह देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अलग अलग अपराधों में शामिल हुए अपराधियों की संख्या से ये निकाला। जैसे आप पढ़ रहे होंगे सब, 700 शूटर हैं इसके, 800 शूटर हैं इसके, ठीक है। अब आप जी इन्हीं को देख लीजिए। और दाऊद के लिए, दाऊद ने जैसे उसको कोई काम करना है, उसने अबू सलेम से कहा तो अबू सलेम आजमगढ़ के लड़के 4 उसको भेज देगा, ठीक है। बाकी जी और साउथ के लोगों से कहा वो भेज देगा। उसको इससे मतलब नहीं है, जो जिसको काम दिया गया है। छोटा राजन को, अगर दाऊद और छोटा राजन जब एक थे, काम दिया गया कि इसको निपटाना है, तो वो चाहे लोकल आदमी ले ले और चाहे वो बिहार से मंगा ले, चाहे मध्य प्रदेश से। पहचानने की दिक्कत जहां है, कहाँ वो लोकल को नहीं इस्तेमाल करेगा, बाहर का। लेकिन इतनी संख्या नहीं थी उस समय जितनी अब लॉरेंस बिश्नोई की बताई जा रही है। आप देख लीजिए, हर बड़े मर्डर में, मुझे ध्यान है मैं यहाँ एटीएस में था, तो मधुर भंडारकर और प्रीति जैन का कुछ चला था कि मरवाने मारने की बात हो रही है। आप मधुर उसको चेक भंडारकर जो करिएगा। फिल्म डायरेक्टर, फेमस फिल्म डायरेक्टर हाँ, तो प्रीति जैन मधुर ने उनको मरवाया। भंडारकर। हाँ, उनको मरवाने की कोई सुपारी दी गई। तो वो टीम आई थी, तो पता लगा वो शूटर और वो असलहा, वो हरदोई के लड़के उसमें पकड़े गए, जहां किसी का दिमाग ही नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से वो अपने आदमियों को अपनी सुविधा के हिसाब से अपने किसी सबॉर्डिनेट से कह देते थे, वो ले आते थे। लड़कों का ये कहाँ से ले आते हैं। लेकिन इस केस में जैसे मैं कहता, बहुत ही जैसे सेटल्ड तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही मैकेनाइज तरीके से। क्योंकि आप देखिए, सभी लड़कों की उम्र 20 से 21 साल है। और बाबा सिद्दीकी वाले में तो ये बताते हैं कि एक लड़का उसमें अंडर एज है, जिनका 16-17 पहले साल का। कोई इतिहास, 16-17 साल का है, जिनका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, जो पहले कभी जेल नहीं गए हैं। ऐसे लड़कों को मोटिवेट करना, तैयार करना, बढ़िया अच्छी उनको पिस्टल देना या असलहा देना, उन्हें काम पे लगा देना, वो भी प्राण दे देते हैं। वो जानते हैं कि इस इतनी फोर्स के बीच में, इतने लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, तो बच के निकलना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो जी आप ये एक देखिए सवाल उसका मैं जी 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 एक सवाल मैं पूछूंगा, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला, उत्तर प्रदेश का बड़ा खतरनाक गैंगस्टर, कई फिल्में श्री प्रकाश शुक्ला जी पे बनाई गई। जी जी श्री प्रकाश शुक्ला को आपने चेस किया। श्री प्रकाश शुक्ला हत्याओं के साथ साथ भाई जो असली कमाई है वो तो एक्सटॉर्शन है, फिरौती। जी एक फोन जी किया, पैसा आ गया। तो क्या जी श्री प्रकाश शुक्ला 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ इतना पैसा फिरौती में ले लेता था? क्या बात सही है बिल्कुल जो हम लेता लोग है। सुनते? बिल्कुल सही है। बिल्कुल दो दो सही है, करोड़ लिया रुपए 5-5 करोड़ तक। बिल्कुल लिया, पांच 2-2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ तक लिए एक उसने। झटके में 5 देने करोड़, वालों आज ने से 20 साल पहले। एक झटके, आज से 20 साल पहले बिल्कुल लिए। कौन लोग दे रहे देने थे वालों 5 ने करोड़ दिए। रुपया? बहुत बड़े बड़े बिजनेस में देखिए, मूलराज अरोड़ा को किडनैप किया उसने। उससे बड़ा बिल्डर लखनऊ में उस समय कोई नहीं था। बिल्डर। और बिल्डर था मूलराज अरोड़ा। आशा अपार्टमेंट्स बहुत ढेर सारे लखनऊ में उसने बनाए। जी उसको उठा ले गया लखनऊ में हजरतगंज से। उसके एक भाई शायद डीआरएम थे बिहार में कहीं पर। तैतोड़ हुआ, उसमें भी 5 करोड़ के आसपास फिरौती ली गई। फिर उसके 5 बाद करोड़ रुपए। हाँ, कुणाल रस्तोगी, के तो ये रस्तोगी, पैसा जो लिया गवाह क्या, के कैश में पैसा लिया जाता है, बोरे में भर के देखिए, जाता है? उस जमाने में तो हवाला और कैश, इसके सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं था। वही तरीका आज भी है। अगर आपको दुबई अब जैसे दाऊद ने, छोटा राजन ने, छोटा शकील ने या बबलू श्रीवास्तव ने, इन सब लोगों ने भी रैंसम ली है, लेकिन सब हवाला से ली है, दुबई में ली है, फिर वहां से अपने अपने हिसाब से ट्रांसफर कर दी है। तो यही उस जमाने का चलन ही यही था। मतलब मान लीजिए कि लेकिन लॉरेंस है, लॉरेंस का भाई कनाडा में है, वो फोन करता है किसी बड़े बिल्डर को, तो ये जो पैसा है ये उससे कहा जाएगा कि आप दुबई में हवाला के थ्रू भिजवाइए, दुबई में हवाला के थ्रू भिजवा दीजिए। और फिर दुबई एक से वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट बनता हो था, जाएगा वहां से पैसा कलेक्ट हो जाए, होता रहा फॉरेन है, कोई करेंसी नई में। बात नहीं है। फॉरेन करेंसी में कलेक्ट हो चलिए, जाएगा। अगर श्री प्रकाश शुक्ला आज से 20 साल पहले, 20 years अर्ली बिफोर, अगर वो 5 करोड़ रुपए ले रहा था बिल्डरों से या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से,
तो लॉरेंस के हाथ में तो मुंबई है। क्या एक फोन पर लॉरेंस 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए तक की वसूली, फिरौती वसूल रख सकता है, एक्सटॉर्शन कमा सकता है? एक फोन क्या देखिए बिश्नोई का 50 करोड़ का हो सकता है? क्या बिल्डर दे देगा? देखिए ऐसा है। देखिए ये तो देने वाले की औकात पे है। वो भी ऐसे ही लोगों से पैसा मांगेंगे जो दे सकते हैं, जिनके पास, आपको ध्यान हो कि एक बार ये वॉलेंटरी डिस्क्लोजर, इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम चली। ये बात 90s में, हमारे ख्याल से 95 की बात होगी, 96 या 97 की। एक कि आप इनकम टैक्स अगर आप वॉलेंटरी डिस्क्लोज करते हैं तो जो पेनल्टीज है वो नहीं लगाई जाएंगी। तो साहब एक लिस्ट लोगों ने अपना, चलो भाई इस चक्कर में पुराने में नहीं फंसेंगे हम, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। ये लिस्ट किसी तरह से इसके हाथ लग गई, बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन के। ओह, इनकम टैक्स की वॉलेंटरी डिस्क्लोजर जो स्कीम थी, उसकी लिस्ट की साहब किन किन लोगों ने माय वॉलेंटरी गॉड, डिस्क्लोज किया है, और फिर उनको फोन कर करके कि भाई तुमने तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि तुम्हारी इनकम इस साल की 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ जो भी है। व्यापारी देखिए, टैक्स का, टैक्सेशन का सिस्टम इसीलिए स्ट्रांग से स्ट्रांग होता जा रहा है कि कोई भी देना नहीं चाहता है, बचाना चाहता है, टैक्स की चोरी करना चाहता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, और खासकर हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है ये। तो अगर बाद में असेसमेंट हुआ और पता लगा नहीं आपने इतना बचाया, पेनल्टीज बहुत लगती है, तब शायद यही सोच के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम उस समय चलाई थी, लेकिन उसको बंद कर दिया था। फिर बाद में अभी हाल के सालों में मैंने देखा है कि फिर वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप वॉलंटरली अगर डिस्क्लोज करेंगे तो कभी जी। कहते हैं कि हम पेनल्टी, हाँ, आपकी माफ कर देंगे, इस तरह की बातें हैं। लेकिन उस साल उस लिस्ट से इतनी वसूली हुई, इतना एक्सटॉर्शन हुआ, इतना गुंडा टैक्स लिया गया, आप सोच भी नहीं सकते। कितना लिया गया होगा साल में अरे बबलू श्रीवास्तव में? जिसने जैसा जैसा जिसने डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोजर किया अपने इनकम के बारे में, वही उसको बता के उसका परसेंटेज दिया गया। मतलब अब भाई हम 50-60 लोग की करोड़ तरफ रुपए साल में, ले 50-60 लिए, करोड़ रुपए। बिल्कुल ले लिए, बिल्कुल ले लिए। चलिए, मैं लॉरेंस की बात कर रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई, आपने कहा कि साहब जो फायर पावर है, जो गोला बारूद है, कोई टक्कर नहीं ले सकता। आपने कहा कि अगर दाऊद के गैंग में 200-250 शूटर हुआ करते तो इसके गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर है। आपने कहा कि साहब यंग लड़के हैं, और एक बार अगर उनके दिमाग में आप डाल दीजिए, फोटो दिखा दीजिए, तो फिर किसी को भी बाबा सिद्दीकी बना सकते हैं। और घर पे गोली चलानी हो तो साहब छोटा मोटा चंगू मंगू छोड़िए, सलमान खान के घर पे भी जाके गोली चला सकते हैं, और कह के गोली चला सकते हैं। क्या लॉरेंस आज की तारीख में मुंबई के किसी भी बिल्डर को, खरबपति को, अरबपति को, किसी भी खरबपति को फोन करके एक फोन पे ही 100 करोड़ खींच सकता है? मेरे जहन में सवाल आ रहा है। क्या एक देखिए फोन ऐसा पे नहीं है। 100 करोड़ आ सकता है? अगर देने वाले का पोटेंशियल है, देने वाले के पास 100 करोड़ है, अगर ले सकता है, इतना थ्रेट है इसका, देखिए इतना ऐसा डर है। ये ये पहले भी लिए गए और आज भी हो सकता है, और कोई इसमें से इसके आगे पीछे का अमाउंट ले रहा हो, आपको क्या पता है ना, हमको पता है। लेकिन एक बात और दीपक भाई मैं कहूंगा कि जो जितना चढ़ा उतनी जल्दी खत्म भी हुआ। इसी मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने देखा कि हाजी मस्तान से शुरू करिए और आप दाऊद तक आ जाइए, क्या रह गया अब इस गैंग में? छोटा जी। राजन को देखिए वो जेल में है, बबलू श्रीवास्तव को देखिए वो जेल में है, दाऊद वहां पाकिस्तान में आईएसआई के कैद में है। तो ठीक है, अभी इस समय हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो गया तो अब किसी से कुछ मांगेगा तो दे दे, लेकिन एजेंसीज और पुलिस, इसकी भी एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। जी। सब एक एक करके आप बता दीजिए पुराना कौन बच गया और जिसके यहाँ चिराग दिखाने वाला भी कोई बच गया। समय की बात है, आज समय है तो पांडे आप कह जी, दीजिए, चौपाई दीजिए। आज आपने बहुत डरा दिया है और सब लोग डर भी गए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इस प्रोग्राम को हमने पप्पू यादव पे ही शुरू किया था, पप्पू यादव पे ही जी खत्म करना चाह रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से आप प्रोटेक्शन भी देते रहे, आप अंडरवर्ल्ड के लोगों को मारते रहे। आपने कहा कि मैंने 90 एनकाउंटर किए, सुनकर जो है कम से कम आदमी सिहर जाता है। 90 अरे कहाँ आप गैंगस्टर्स 90 को की बात करें, मारना। आप मुंबई पुलिस के देख लीजिए, इनका वो 150, 200, 250, देखिए वो तो खदान है। हम लोग तो नहीं एसटीएफ में चलिए, जब हम लोगों ने लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ 90 लोगों को मौत के घाट आपने गैंगस्टर्स को उतार दिया, ये भी कम नहीं है।
और फिर आपने मुख्यमंत्री, इन सब की सुरक्षा भी आपके हाथ में रही, तमाम लोगों को आपने इंट्रोगेशन किया, स्पेशल टास्क फोर्स के आप फाउंडर मेंबर थे, फिर आपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया, एटीएस बनाई, गैलेंट्री मेडल मिल चुके हैं, आईजी रैंक आपकी थी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, और बहुत ही, क्योंकि एक आप समझदार ज़हीन पुलिस ऑफिसर रहे, आपकी छवि है, पप्पू यादव, पप्पू यादव को भले ही आप ना जानते हो, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी समझते हैं और सिक्योरिटी भी समझते हैं। पप्पू यादव को 3 चीजें क्या करनी चाहिए, 1 2 3, 3 एहतियात क्या करने चाहिए अगले 15-20 दिन या महीने भर तक, जब तक उनको देखिए पप्पू, मतलब गृह मंत्रालय जो सिक्योरिटी ना दे। 3 चीजें पप्पू यादव को क्या करना चाहिए, आपका हम्बल सजेशन उनके लिए क्या है, एक शुभचिंतक के तौर पे, एक 6 टाइम के एमपी के लिए आपका क्या सजेशन, 3 चीजें जो ना करें, एहतियात बरतें। देखिए एहतियात तो इसमें बरतनी चाहिए कि एक तो मैंने आपको बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में जाएं तो अपने अपनी लोगों के साथ जाएं, अपनी सुरक्षा में जाएं, अपने साथ लोग, बहुत से लोग उनके साथ, बहुत से लोगों के साथ अपनी प्राइवेट सुरक्षा भी होती है, उनके जानने वाले, उनके शुभचिंतक अपनी अपनी असलहों से साथ में चलते हैं। ठीक, तो उसमें थोड़ा सावधानी रखें इसकी, कि वो, क्योंकि इन लोगों का अगर आपने देखा हो कि ये ऐसी जगह जहाँ पे सबसे कम संभावना है, वहीं इन लोगों ने वार किया है। तो एक तो ये है कि जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसमें सावधानी ओके, गॉट इट। देखिए, चलिए, वो देखिए पप्पू ऐसा है ना, रंजन, पप्पू यादव को पहली हिदायत कि वो भीड़ भरे जी, कार्यक्रम में जो जिनकी डेट पहले से निर्धारित है वहां ना जाए। ठीक, ओके, गॉट गॉट द नहीं ना पॉइंट। जाए, नंबर 2। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना जाए। देखिए ऐसा है ना, वो चुने हुए प्रतिनिधि, वो कहाँ तक बचेंगे, जाना ही होगा उनको, लेकिन चलिए, जाएं तो अपनी सुरक्षा से जाएं, मतलब 10 जगह अपने जाना है साथ तो लोगों 5 को, जगह अवॉइड भी हाँ, कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ अवॉइड कर सकते हैं ठीक, वहाँ अवॉइड करें, जहाँ बहुत और जरूरी हो। दूसरा, जो उनकी दिनचर्या है, जैसे दिनचर्या। हमारी, हाँ, हमारी आपकी दिनचर्या है, सुबह इतने बजे उठते हैं, फिर कोई जॉगिंग करने जाता है, कोई रनिंग करने जाता है, कोई घर में ही अपना योगा कर लेता है, फिर 10 बजे ऑफिस के लिए आप निकलते हैं, फिर 5 बजे लौटते हैं। जो आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में आपके निकलने, जाने, आने का समय साथ के लोगों से ही लोग पता करते हैं। जैसे किसी अधिकारी के आने-जाने का समय अगर पता करना हो, तो उसके टेलीफ़ोन ड्यूटी से पूछ लीजिए, उसके गनर से पूछ लीजिए, उसके ड्राइवर से पूछ लीजिए, और जो वहाँ पर संतरी जी, ड्यूटी पर रहता है उससे पूछ लीजिए। तो अपने लोगों को ये इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि उनके मूवमेंट के बारे में कोई वैसा आदमी जिसका कोई लेना-देना नहीं है, सरकारी अधिकारियों को या कार्यक्रम करने वालों के अलावा, जिनका कोई, उनसे कभी ये शेयर न करें कि भैया अभी तो वो पटना जाने वाले हैं, भैया आज शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली निकल जाएँगे, ठीक है? ये इस तरह की, इसको जी, थोड़ा-सा अपनी जो सूचनाएँ उनकी अपनी हैं, अपने दिनचर्या की जो बातें हैं, ठीक है। वो आपने कहा कि उन्हें डेली थोड़ा-सा रूटीन को थोड़ा-सा डिस्कस ना करें, उसको, उसका पैटर्न डिस्कस भी ना चेंज करें। करें। हाँ, उसका जी, पैटर्न देखिए, ऐसा नहीं है उन्हीं के मतलब लिए, नहीं किसी के पप्पू लिए, यादव जिसका अगर भी। जैसे खाना खाने के बाद अर्ली डिनर ले लिया और रात में टहलने जा रहे हैं या सुबह टहलने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, आप ये करें। डेली हाँ, रूटीन हाँ, में थोड़ा-सा बदलाव लाएँ। ओके, थोड़ा-सा दिनचर्या में नंबर थोड़ा-सा 3। देखिए आपको बदलाव। नंबर 3 ये है कि आप तमाम ऐसे ट्रांज़िशन पॉइंट होते हैं, जैसे एयरपोर्ट से उतर के और फिर आपको बाहर निकलना है। सेट टाइम है कि 12:33 पे ही ये एयरपोर्ट पर आएँगे या फ्लाइट जाएँगे आएगी। एयरपोर्ट से। फ्लाइट आएगी, या फ्लाइट जाने वाली जो है इतने बजे है, इतने बजे बोर्डिंग करेंगे, इतने बजे चेकिंग से निकलेंगे, गेट से होके इतने बजे जाएँगे। तो इन सब जो बिल्कुल फिक्स है, ट्रेन से मान लिया जा रहे हैं कि भई फलाँ एक्सप्रेस से जा रहे हैं, वो दिल्ली इतने बजे पहुँचेगी। अब ट्रेन से बाहर निकल के स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म से आके अपने गाड़ी तक पहुँचना, ये बड़ा वल्नरेबल जगह होती है। बहुत ही ऐसी जगह ओके, होती है जहाँ पर अपराधियों ने हमेशा गोली चलाई है। इंतकाम में हमेशा गोली चलाई है। तो थोड़ी-सी देखिए, ऐसा जिस जब आदमी के दिमाग में ये रहता है कि हमें सावधानी रखनी है, तो वो रखता है। बस ये है कि थोड़ी-सी दिमाग में सावधानी रखनी होगी। भाई देखिए, ऐसा वो आना-जाना बंद कर ही नहीं सकते, क्यों करेंगे? चुने जी, हुए प्रतिनिधि हैं, करना भी नहीं चाहिए उन्हें। लेकिन दिमाग में ऐसा रखें, और अपनी सुरक्षा के लिए जहाँ भी जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जी, है, उसको लिखें, पढ़ें, और ज़रूर उनको सुरक्षा मिलेगी। जी। राजू भाई, आप प्रोग्राम में आए और कुछ बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट की। सबसे पहले तो क्योंकि पप्पू यादव के बारे में जो आपने कहा कि 3 एहतियात रखने चाहिए, दिनचर्या को थोड़ा-सा बदलें,
पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एहतियात बरतें। और खासकर ट्रेन से उतरते समय टैक्सी तक जाना या अपनी गाड़ी तक जाना या फ्लाइट से उतरते समय एयरपोर्ट के बाहर आना, ये बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पर गोली चल जाती है। यहाँ पर कई ऐसे शूटर्स हैं जिन्होंने वहां पर शूट आउट्स किए। तो इन सबको आपको अवॉइड करना है, ये बताया। और दूसरा, जल्द से जल्द उनको Z+ सिक्योरिटी या Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाए। एक और बात आपने बताई कि जो गैंगस्टर एक तारे की तरह जो एकदम से ऊपर आसमान में जाके उभरता है, कहीं ना कहीं सूर्यास्त भी होता है। जिस तेजी से आप आगे बढ़ते हैं उस तेजी से नीचे भी आते हैं। और तीसरी बात इतिहास आपने देख कही कि लीजिए। लॉरेंस जी तीसरी बात आपने कही कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है मौजूदा समय में दाऊद इब्राहिम से कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा लीथल है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। 1000 से ज्यादा शूटर हैं और कई लेयर्स में काम करता है, कई लेयर्स में काम करता है। और अक्सर जो शूटर है उसको पता ही नहीं रहता कि क्या वो लॉरेंस के लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है। बीच में इतनी कड़ियां होती हैं, हायर कोई करता है, असला कोई देता है। ये आपने बताया कि लेयर्स में काम करता है, बहुत स्मार्ट गैंगस्टर है। और एक और बात आपने कही कि आज की तारीख में एक फोन से कुछ भी हो सकता है। अगर 20 साल पहले श्री प्रकाश शुक्ला 5 करोड़ रुपए एक फोन पे उगाही कर सकता था, तो आज वो 50 करोड़ भी हो सकती। राजेश भाई, आप आए, खुलकर बातें हुई और आपका एक बहुत ही गैलेंट्री वाला आपका जो है करियर रहा है पुलिस का। आप STF के फाउंडर मेंबर थे, ATS के फाउंडर मेंबर थे, कई फिल्मों के प्लॉट आप पर बने हैं। शहर पिक्चर हमें याद आती है, और भी कई ऐसी पिक्चरें हैं, वेब सीरीज हैं जो आप पे बनी है। आप आए, आपने वक्त निकाला और आपने खुलकर बातचीत करी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं चाहूंगा कि फिर आपको अपने शो पे बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच पांडे जी। बहुत